जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा अभी बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डे 1 को देखने वाले हैं, यानी कि पहला दिन में जो करवाया गया है क्वेश्चंस, उसको हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और इस वीडियो में जो आपको 75 प्रश्न दे रखे हैं उस सभी को सॉल्व करना है। इसके बाद दोस्तों हम आपको उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। पहला सवाल दोस्तों कह रहा है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति शासन है ये पहली बार जो है बिहार में कब लगा था? 1968 में पहली बार बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि उस वक्त जो थे बिहार के, यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों मुख्यमंत्री कौन थे उस वक्त? भोला पासवान शास्त्री। कौन थे? एक सेकंड, पेन का थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं। भोला पासवान शास्त्री दोस्तों कौन हो जाएंगे? भोला पासवान शास्त्री थे उस वक्त क्या थे? बिहार के मुख्यमंत्री थे। अगर हम बात करें गवर्नर कौन थे दोस्तों? गवर्नर थे आपके पास नित्यानंद कानूनगो। नित्यानंद कानूनगो उस वक्त क्या थे? बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, और दोस्तों देश में राष्ट्रपति उस वक्त कौन थे? तो राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उस वक्त दोस्तों बिहार देश में राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1968 में। उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। और गवर्नर कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पे हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जानते हैं? देखिए, सिंधु और सतलज नदी के जो मध्य हिमालय है दोस्तों, इसे हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। किसे बोलते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था? तो दोस्तों 1809 में जो फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट है, ये लिखा गया था आपके राजा राम मोहन राय द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, मोहन राय द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की थी? देखिए, महात्मा गांधी कहाँ के थे? गुजरात के थे। तो हिंद स्वराज जो है इसकी रचना महात्मा गांधी जी द्वारा किस भाषा में किया गया था? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये गुजराती भाषा में किया गया था। किस भाषा में? गुजराती भाषा में किया गया था। ठीक है, आप तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, प्रोटेम स्पीकर जो होती है, जब नवनिर्वाचित लोकसभा आती है, मंत्रिमंडल आता है, तो उसकी जो नियुक्ति होती है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, वो किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा होती है। क्या होती है? राष्ट्रपति द्वारा जो होती है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि दुग्धधारा एवं कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दुग्धधारा एवं कपिलधारा जो जलप्रपात है दोस्तों, ये आपके किस नदी पर हो जाएंगे? तो ये नर्मदा नदी पर हो जाएंगे। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो आंख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा है, इसको नियंत्रित किसके द्वारा की जाती है? तो वो आइरिस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आइरिस हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 85 के 3 जो है, 85 के तहत जो है अनुच्छेद आर्टिकल 85, इसी के तहत जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसरो का गठन कब हुआ था? देखिए दोस्तों, इसरो जो है ना, इंडियन स्पेस इसे बोलते हैं। तो इसरो यहाँ पे दोस्तों है, इसका इसका स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसका स्थापना होती है इसरो का। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर आपके बेंगलुरु में हो जाएंगे। कहाँ पे? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो आपको ध्यान रखना, वी नारायण। कौन इसका नाम है? वी नारायण जो है वर्तमान में इसके सदस्य मतलब कि अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि घुड़सवारी के मैदान को क्या कहते हैं? दोस्तों जो घुड़सवारी होता है इसके मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग एरिना। क्या बोलते हैं? एरिना का नाम जानते हैं घुड़सवारी के मैदान को। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस जो है हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस को मनाते हैं, और जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जो है ना लोकसभा में दोस्तों कितने, 2, और राज्यसभा में कितने, 12। ठीक है, ये पहले दोस्तों मनोनीत होता था, लेकिन दोस्तों अब जो है 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया है। तो इस प्रकार आप कुल देखेंगे इस प्रश्न के अनुसार, तो 2 + 12 कितना हो जाएगा, 14 यहाँ पे टोटल हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये जो प्रबंधन संस्थान है, ये आपके कहाँ हो जाएंगे, हैदराबाद में हो जाएंगे। कहाँ पे, हैदराबाद। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस रंग के प्रकाश का परिकीर्णन न्यूनतम होता है। तो देखिए, जो बैंगनी रंग होता है दोस्तों, उसका जो प्रकाश का मतलब परिकीर्णन होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन लाल रंग का जो प्रकाश है दोस्तों, उसका परिकीर्णन क्या होता है, कम होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है दोस्तों। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो बर्न है। और उसकी मुद्रा दोस्तों क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना होगा, फ्रैंक हो जाएगा। क्या सर, फ्रैंक यहाँ पे स्विट्जरलैंड की मुद्रा हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांश विस्तार कितना है। तो दोस्तों इसका अक्षांश विस्तार हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश लेकर के 8 डिग्री सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट जो यहाँ पे जो है उत्तरी अक्षांश यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। तो दोस्तों भारत में आपने सुना होगा 7 सिस्टर के बारे में। 7 सिस्टर अब प्लस दोस्तों कितना हो जाएगा, +1 स्टेट यानी कि सिक्किम, यानी कि टोटल जो होंगे कहाँ पे, पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इसे। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे खंभात होगा। खंभात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है। तो खंभात की खाड़ी दोस्तों किसके बीच स्थित हो जाएगी, दमन और दीव के बीच में स्थित हो जाएगी। कौन सा, दमन एवं दीव के बीच में खंभात खाड़ी स्थित हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किन राज्यों की समुद्री तट सबसे लंबी है दोस्तों। ये कहाँ कहाँ हो जाएगी, गुजरात की जो है मतलब कि समुद्री तट क्या है, सबसे लंबी यहाँ पे हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है कि भारतीय मानक समय कितने राज्यों को गुजरती है। तो भारतीय जो मानक समय रेखा है दोस्तों, ये टोटल 5 राज्यों को गुजरती है। ठीक है, आप सभी लोग इसे ध्यान रखेंगे। वो कौन सा हो गया, यूपी, एक होता है एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से क्या होती है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में स्थित है। तो 6 डिग्री चैनल जो हमारे पास है वो ग्रेट निकोबार किसके बीच में, ग्रेट निकोबार और दोस्तों आप ध्यान रखेंगे सुमात्रा के बीच में है। किससे, सुमात्रा को अलग करती है, सुमात्रा को अलग करती है 6 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है। तो भारत का जो औसत समुद्र तल का मापन है ये दोस्तों कहाँ से होता है, तो ये चेन्नई से होता है। कहाँ से, चेन्नई से किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। तो दोस्तों कितना समय हो जाएगा आपके पास, 6:40 जो है शाम का समय यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है। तो संपूर्ण पृथ्वी को जो अक्षांश रेखा है दोस्तों वो 179 में बांटा गया है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे 180 भी देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों आपको प्रायोरिटी क्या देना है, 179 को सबसे पहले उसका उत्तर चुनना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था। तो विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को दर्शाने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था दोस्तों, उनका नाम था टॉलमी। क्या नाम था उसका, टॉलमी के द्वारा जो है ना पहली बार जो है मानचित्र पर भारत को दर्शाया गया था। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा से के उत्तर में स्थित है। दोस्तों भारत के कुल कितने रेखा से राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के बीचों बीच जो है दोस्तों 8 राज्यों से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। और आप देखेंगे तो भारत के जो कुल उत्तर में राज्य हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे टोटल 12 राज्य ऐसे होंगे जो भारत के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कर्क रेखा के एवं 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है। तो दोस्तों राज्य कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, छत्तीसगढ़ में ये दोनों क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। और छत्तीसगढ़ में एक जगह है वह है बघेलखंड, या आप बोल सकते हैं बघेलखंड के पहाड़ी क्षेत्र में, बघेलखंड के पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें दोस्तों, इसमें कितने देश हैं, टोटल 5 देश इसमें शामिल है। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है दोस्तों। तो आप ध्यान रखेंगे जो भारत के टोटल जो है ना 16 राज्य ऐसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, स्पर्श करता है। लेकिन दोस्तों 12 राज्य ऐसे हैं जो
किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक डेल्टा तक के तट को दोस्तों क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, आप तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये 2021 ईस्वी में सहकारिता मंत्रालय का स्थापना किया गया था। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा 17.64% की क्या यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये कहाँ से किया है? न्यू दिल्ली से, यानी कि नई दिल्ली से इसकी शुभारंभ जो है किया गया है। और दोस्तों ये कब किया गया? 25 नवंबर सन 2024 से ये किया गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस जो है ये कब मनाते हैं हम लोग? 25 नवंबर को ये मनाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुभारंभ कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसका शुभारंभ किया गया था 28 अगस्त 2024 को। कब? सॉरी, 28 अगस्त 2014 ईस्वी को जो है ना, इसका शुभारंभ किया गया था। और 2024 ईस्वी में इसके दोस्तों कितने साल हुए हैं? 10 वर्ष इसके पूरे हुए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है। कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है दोस्तों? तो ये कहाँ पर हो जाएगी? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक बाल विवाह होती है। उसके बाद कौन सा है? बिहार में होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ग्लोबल जो गर्लहुड रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी होता है, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सेव द चिल्ड्रेन संस्था द्वारा। कौन सा? सेव द चिल्ड्रेन, इसी संस्था द्वारा जो है ये ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट को जारी किया जाता है। देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये 1969 में देश में जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अधिनियम को पारित किया गया था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना होती है। भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? लक्षद्वीप दोस्तों क्या होगा? सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक हो जाएगा कौन सा? दिल्ली। ठीक है। अगला प्रश्न क्या रहेगी? भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये कौन सा होगा? पुर्तगाली। भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला जो यूरोपीय है वो कौन सा है? पुर्तगाली है। सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में जो पुर्तगाली शक्ति है इसका वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो आपको ध्यान रखना होगा, अल्बुकर्क हो जाएगा। कौन सा? अल्बुकर्क हो जाएगा भारत में पुर्तगाली शासक के वास्तविक संस्थापक। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था? तो वो था दोस्तों कहाँ पे? मद्रास में जो है ना, मद्रास में सबसे पहले मद्रास में प्रथम नगर निगम का स्थापना किया गया था। ये कब किया गया था? 1688 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो दोस्तों उस गवर्नर का नाम क्या था? वो था आपके पास जॉन चाइल्ड। क्या नाम था उसका? जॉन चाइल्ड को जो है ना औरंगजेब द्वारा मतलब कि निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। कब किया गया था दोस्तों? 1688 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, वांडीवास का युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। क्या हुआ था? वांडीवास का युद्ध होता है। ठीक है। आप अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रांसिसो ने अपना मुख्यालय नगर कहाँ बनाया था? तो फ्रांसिसो ने अपना पहला मुख्यालय नगर जो बनाया था वो कहाँ बनाया था? तो पांडिचेरी में बनाया था। कहाँ पे? पांडिचेरी आप बोलिए या पुडुचेरी बोल दीजिए, दोनों बात बराबर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी? तो दोस्तों वो मुगल बादशाह कौन थे? तो 1632 में खोला गया था। उस वक्त कौन थे? शाहजहां थे। कौन थे? शाहजहां द्वारा जो है ये खोला गया था। मतलब कि अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय में पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी? 1632 में शाहजहां के समय में खोली थी। कर्नाटक का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का युद्ध जो है ना, ये आपके पास ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
और जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। चोल का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों चोल का युद्ध हुआ था 1508 ईस्वी में हुआ था चोल का युद्ध। और ये किसके बीच में हुआ था? मिस्र और पुर्तगाल के बीच में हुआ था। मिस्र और पुर्तगाल के बीच में हुआ था, इसमें मिस्र की जीत हुई थी और पुर्तगाल क्या हुए थे? हार गए थे इस युद्ध में। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा गया है? तो राजा राम और मोहन राय का जो पूर्वगामी है दोस्तों, इस किसे कहा गया है? तो अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय के पूर्वगामी के नाम से जानते हैं। भारतीय सेना ने 1961 में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? दोस्तों वो ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन विजय के तहत। कौन सा? ऑपरेशन विजय के तहत जो है ना, भारतीय सेना ने 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से क्या किया था? मुक्त कराया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। कब हुई थी? 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब हुई थी? तो दोस्तों सप्तवर्षीय युद्ध जो है ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में कब हुआ था? 1756 से 63 के बीच में हुआ था। कब? 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी समाप्ति जो हुई थी दोस्तों पेरिस की संधि के तहत हुई थी, इसे आप ध्यान रखेंगे। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? आपको ध्यान रखना होगा, इसे लॉर्ड मेकाले के द्वारा कहा गया था। ठीक है, लॉर्ड मेकाले मेकाले के द्वारा ये बातें कही गई थी। अगला प्रश्न क्या है कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये आंध्र प्रदेश के 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के जो मछलीपट्टनम है ना, वहीं पे इसकी मतलब फैक्ट्री को पहली बार खोला गया था। आपको ध्यान रखना होगा। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था? तो कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा दोस्तों? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ना, इसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, बंगाल के गवर्नर को। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया, किसके तहत दोस्तों? तो ये जो कर दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ऐसा ही कहा गया था, किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो दोस्तों वो पारित था 1781 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी? तो दोस्तों वो एक्ट कौन था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, जिसके तहत जो है ना गवर्नर जनरल को इसको 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था। ठीक है, और दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? 1781 में आया था पिट्स और मतलब कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत आया 1781 में। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो दोस्तों वीटो शक्ति का जो दिया गया था अधिकार, वो 1786 ईस्वी का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट जो था ना, अमेंडमेंट एक्ट, उसी के द्वारा जो है आपको गवर्नर जनरल को वीटो का शक्ति का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न क्या है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार के अधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था? तो दोस्तों वो था कौन सा? 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, चार्टर एक्ट के तहत जो है इसमें क्या हुआ था? भारत में व्यापार के अधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग जो है इसका गठन जो किया गया था वो 1834 में किया गया था। 1834 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम? वो लॉर्ड मेकाले थे। कौन थे? लॉर्ड मेकाले थे। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिए थे? तो शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिए थे पहली बार, वो कौन सा अधिनियम था? तो 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट था। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट के तहत जन शिक्षा पर 1,00,000 रुपए दिए गए थे। 1773 के अधिनियम द्वारा कोलकाता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये 1774 ईस्वी में इसका मतलब कि किया गया था कोलकाता में। इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? सर एलिजा इम्पे था। इसे भी आपको ध्यान रखेंगे। किस अधिनियम द्वारा मद्रास में मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे? तो दोस्तों वो कौन थे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ना मद्रास में मुंबई गवर्नर जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन हो जाएंगे? विलियम पिट्स थे। कौन थे? विलियम पिट्स जो थे उस वक्त कौन थे? मतलब कि
1784 अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट्स थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों वो कौन सा? 1813 ईस्वी का था। ठीक है, अधिनियम। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो दोस्तों वो एक्ट कौन सा था? 1833 ईस्वी का एक्ट था। उसी के तहत जो है ना बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम जो है बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया था। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया था? तो दोस्तों वो कौन थे? लॉर्ड मेकाले को नामित किया गया था। लॉर्ड मेकाले को नामित किया गया था। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा है? दोस्तों भारत में वर्तमान में जो शास्त्रीय भाषा हो जाएंगी वो 11 शास्त्रीय भाषा हो जाएंगी वर्तमान में। पहले कितने थे? 6 थे और 5 अभी इसमें और जुड़ गए हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है दोस्तों, किसे मानते हैं हम लोग? तो भरतनाट्यम को जो है ना भरतनाट्यम को भारत का प्राचीनतम नृत्य के रूप में मानते हैं, जो कहाँ के समय होते हैं? तमिलनाडु का नृत्य है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों वर्तमान में? तो भारत में शास्त्रीय नृत्य की हम बात करें अगर, तो भारत में टोटल जो है 8 शास्त्रीय नृत्य यहाँ पे हो जाएंगे। कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो 2008 ईस्वी में कन्नड़ और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्राय किस भगवान के कथा प्रसंगों को का चित्रण दोस्तों? तो राधा और कृष्ण का क्या है यहाँ पे? तो चित्रण किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए डे 1 के जो है जो क्वेश्चन दिए गए थे मॉडल पेपर उसको सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि डेली इसी तरह के वीडियो को देखना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम आपको डेली इसी तरह के जो है ना वीडियो को अपलोड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।